बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, मुल्क को चलाने का पुराना तरीक़ा छोड़ दिया जाए। जबकि 9 मई वाक़यात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में 10 मुकदमात में जो है वो गुनहगार करार दे दिया गया है। इस समय दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। जी आपको डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान आज शहबाज शरीफ साहब ने किया। उनकी वापसी और उसके बाद क्या उनके मुश्किलात में कमी आई है, या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है वाकई में उनको क्या मिल चुकी हुई है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब ज़रा देखना है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो यानी क्या वाकई होने जा रही है, ये तारीख ऊपर नीचे। मेरे ख्याल से हालात की मुनासबत से मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, आएंगे तो ज़रूर आना चाहिए उन्हें। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो यही उन्होंने की है कि वो अपने आप को ज़ाहिर है कि कानूनी रास्ता एक इख्तियार करेंगे और उस वक्त तक क्या हालात होते हैं वो देखना है। लेकिन ये है कि बहरहाल एक तारीख का ऐलान जो है वो, और जाहिर है कि ये तारीख का ऐलान जो है शहबाज शरीफ साहब ने किया है। तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के इस वक्त सदर भी हैं और इसको ज़रा संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐलान जो है ये एक कोई हवाई ऐलान नहीं है। इसमें कोई ना कोई इसमें बात ऐसी हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हालात देखें मुल्क के, और उसमें इलेक्शंस की तरफ एक माहौल अगर बनता है तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जी। और अगर इलेक्शंस उसमें फिर तारीख तय होनी ज़रूरी है ना, कि अभी तो ज़ाहिर फैज़ ईसा साहब, अभी तो वही मामला चल रहा था कि सदर अनाउंस करेंगे या इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो ये जानते हैं नवाज शरीफ साहब बात के बहुत ज़्यादा जो वादे वईद होते हैं वो काम नहीं आते। अदारे ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ वो मुल्क में करप्शन, गंदम, चीनी, डॉलर स्मगलिंग, ये जो तुरखम पे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें एक तो ज़ाहिर है कि उसको हुकूमती सतह पे मामला को उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो तुरखम बॉर्डर पे कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में चीनी भी स्मगल हो रही थी, गंदम भी स्मगल हो रहा था और डॉलर स्मगल हो रहा था। तो दोनों बरादर मुल्क हैं और यकीनन इनके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि चूँकि ये एक ऐसा दौर था जब ये इलाका, ये तालिबान के आने से पहले की बात हो रही है, ये तालिबान आने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और ये मैं बात कर रहा हूँ अफगान जहाद शुरू होने से भी पहले। अफगान जहाद कहें या जो भी उसको कहें, प्रॉक्सी वॉर थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, उससे पहले एक पूरा इलाका था जो इलाका गैर कहलाता था, कि वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के कवानीन का अमल दरामद ही नहीं होता था, और बड़ा मार्केट और हर चीज़ वहाँ मिलती थी। फिर ऐसा भी हुआ कि जब ये अमेरिकन यहाँ पे आए 9/11 के बाद, तो उनके यहाँ पे अमेरिकन्स जो फ़ौजी हैं वो अपना सामान यहाँ बेच दिया करते थे, वो सामान बेच दिया करते थे, और वो कई बड़ा मार्केटों में वो सामान मिला करता था जो अमेरिकियों के लिए वहाँ से अमेरिकन खुद उसमें शरीक होते थे। ठीक है, उनके लिए उनके जूते, उनके जो कपड़े और उनकी दूसरी जो ज़रूरियात की चीज़ें तो यहाँ पर अवेलेबल होती थी। तो ये सारा मामला चूँकि बंद हो रहा है, तो उसके नतीजे में सरहदों पे भी चेकिंग है, फ़ज़ाई सरहदों पे भी, ज़मीनी पे भी और समंदरी पे भी यकीनन, क्योंकि लॉन्चें वॉन्चें इस्तेमाल होती रही हैं माजी में बहुत ज़्यादा। और ये तो चूँकि पकड़ धकड़ शुरू है वसी पैमाने पे, कई आज लॉकर्स भी सील होने शुरू हुए हैं, कई लॉकर्स भी बैंकों के सील होने शुरू हुए हैं, जिनके बारे में स्कैनिंग ये बता रही थी कि अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे करेंसीज रखी हुई हैं। तो ये एक ऑपरेशन है जो कि जब तक ये नहीं होगा मुकम्मल, तो उस वक्त तक जो है वो यानी आप भूल जाएं कि फिर वही बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, और तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। ठीक है,
तो ये इसमें आईबी की रिपोर्ट्स हैं, अभी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन नाम जब आएंगे तो वो फिर इसलिए नाम भी नहीं आ रहे बहुत सारे, या कुछ हमें पता भी हैं तो हम शायद नहीं ले रहे, क्योंकि उसके एकदम से वो गिरफ्तारियाँ होंगी तो फिर उसके बाद वो नाम भी आ जाएंगे सामने। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि मामला ठीक हैं, अदालतों में चल रहे हैं मुख्तलिफ मामला, और पूरा एक सिस्टम चूँकि चेंज हो रहा है, एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हो रही हैं मुल्कों की, तो उसके असरात तो फिर होते हैं मुल्कों पे। पाकिस्तान के ऊपर उसका मैं समझता हूँ कि बहुत कम असर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये है कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। आज देखें, गवादर का दौरा अमेरिकन एम्बेसडर ने भी किया, अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ देख कर आए हैं कि वहाँ पे काम कितना ज़बरदस्त हो रहा है और कितना तेज़ हो रहा है, और जाहिर है कि मतलब हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई होगी, तो जाके देख कर आए हैं कि गवादर पे काम तेज़ हो रहा है। तो ये अब मतलब रुका नहीं है, काम तेज़ है, ठीक है, जो कि जाहिर है कि सी पैक। अच्छा, अब इसमें जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ ना, देखें, एक हवा सा खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है, एक बहुत बड़ा हवा खड़ा हो गया हमारे यहाँ भी। असल में कुछ दोस्त अहबाब जो है ना, वो उनको भी कोई पिछले 20-22 सालों में चूँकि चस्का लगा हुआ था बहुत ज़्यादा कि इधर पड़ोस में जंग चलती रहे तो साथ साथ उनका भी कारोबार चलता रहे, ये पाकिस्तान में भी लगा हुआ था चस्का बहुत ज़्यादा, तो वो अभी तक उनको समझ शायद नहीं आ रही कि ये क्या हो गया अचानक। अच्छा, उनका ये ख्याल है कि अमेरिका को 2021 के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, मतलब वो इतने तमीज़ से बात करते हैं, इतने मतलब एहतराम से बात करते हैं, अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही। क्या आप कहते हैं यार, एक मिनट, क्यों ज़रूरत नहीं रही, क्या हुआ है वहाँ क्या हुआ है 9/11 की बात से लेके वो जो है ना उसको छोड़ दें, ठीक है, और वो जो है वो चूंकि नहीं रही तो इसलिए चूंकि है ना ऐसे, मतलब है कि मैं अब क्या बात करूं, इससे आपको एक ये अंदाज़ा होता है कि वो सतही सी बातें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है मामला के जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक नया ब्लॉग बन गया इंडिया। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों से सुना कि देखें एक नया ब्लॉग बन गया, मैंने कहा नया ब्लॉग कौन सा बन गया? कहते हैं इंडिया में एक नया ब्लॉग बन गया। अच्छा, उधर भी ये बात कर रहे हैं, इधर भी, मतलब है कि अच्छा, कौन सा ब्लॉग डॉक्टर साहब? मुझे भी नहीं पता कौन सा ब्लॉग बन गया। एक G7 था, जो जब क्राइसिस आया था 2008 में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, तो उसके बाद वो G20 हो गया था। तो वो हर साल वो जो 20 ममालिक हैं उनके दरमियान सदारत, यानी अब G20 जो है वो ब्राज़ील के पास है। तो हर साल जैसे आसियान के ममालिक, जैसे आप समझें कि SCO के ममालिक, जैसे ये इस तरह से रोटेशन में सदारत आती है। तो वो इस साल जो है वो भारत के पास थी, तो वो कह रहे हैं नया ब्लॉक एक बन गया, देखें वहाँ पर लोग कितने आए। सोचते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाएं, यार ये क्या इशू है, ये क्या इशू है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरी हुकूमत रहती तो हम G20 में होते जी, ये बात मतलब हाँ, मतलब है कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब उधर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, हर तरफ ही जो है ना एक अजीब सा, वो समझ नहीं आ रही कि असल में अब क्या व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, तो इसलिए जो है ना इसको ज़रा, तो ये G20 जो है ये अच्छा, पहले तो ज़रा G20 के खुमार से निकल, मेरे ख्याल से लोग जागे हैं, उठो जागो G20 ख़त्म हो गया। एक ब्लॉक था ब्राज़ील में, होगी अगले साल उसकी उसके सदारत होगी ब्राज़ील में। ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये ब्राज़ील जाएंगी, ठीक है, और उससे पहले बेल्ट एंड रोड, उसके मद्दे मुकाबिल एक मुतबादिल, जितने ज़्यादा फोरम्स बनते हैं ना ये अच्छे होते हैं। फोरम्स का बनना, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रैक टू गुफ्तगू हो जाती है, आपकी साइड लाइन्स पे मुलाकातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन यह है कि वो जो है वो उसमें बड़ा ये देखना होता है कि इन मुलाकातों के नतीजे में सामने क्या चीज़ आई। तो G20 जो है, ये G20 अपनी अहमियत को कम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि G20 जो है उसमें रशिया और चाइना की मौजूदगी अगर होती तो फिर वो उसमें आपको कुछ फ्लेवर्स नज़र आते हैं, लेकिन ये कि वो दोनों नहीं आए मुल्क,
और ना पुतिन आए और ना शी जिनपिंग आए, तो उसके नतीजे में एक कमी सी महसूस हुई। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि G20 की मेज़बानी बहुत अच्छी हुई, G20। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस बात का एहसास है, और मुझे ये मेरी हो सकता है कि गलत फीलिंग हो, लेकिन ये मुझे एहसास है कि ये प्रॉपर मेड इन इंडिया चूंकि नहीं है। 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो बहुत इवेंट्स तेज़ हो रहे हैं ना, तेज़ इवेंट्स हो रहे हैं। चाइना ने मैप अपना जारी किया, उसके ऊपर बात नहीं हुई। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि ये ब्रिक्स एक्सपेंशन हो गई, उसमें भी शायद उसको इंडिया नहीं चाह रहा था कि एक्सपेंशन हो, तो वो बहरहाल हो गई। चाइना रशिया अपना एक मुतबादिल निज़ाम लेकर बढ़ रहे हैं सामने दुनिया के, और उसमें जो है वो दूसरी, और जाहिर है कि अब अमेरिका कम्पीट कर रहा है उनके साथ। अमेरिका जो है वो किसी सूरत ये नहीं चाहता कि चाइना से उनकी तिजारत बंद हो। चाइना से तिजारत बंद हो जाए तो मतलब नहीं, अमेरिका नहीं चल पाएगा। चाइना तिजारत बंद हो जाए, यूरोप भी नहीं चल पाएगा। चाइना से तिजारत बंद हो जाए, इंडिया में नहीं चल पाएगा। तो मुल्क इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो है वो मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप तिजारत, तो ट्रेड अपनी जगह चल रही है। अच्छा, तो लेकिन मैं तो लोगों को पहले तो ये कि भाई G20 जो है ये एक 2008 का फोरम था। अच्छा, और वो ख़त्म हुआ और उसमें एक नया रौला अब पड़ गया। एक तो वो जो रौला है ना कि वो उन्होंने जो ये कॉरिडोर का एक नक्शा बताया, तो वो कॉरिडोर का नक्शा, तो उस पर तो मैंने कल बात कर ली थी कि पिरियायुस जो कि यूनान में है, उसकी तो वो तो चाइना की पोर्ट है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि अब इसको ये कैसे आगे चलेगा, और ये अभी इसके ऊपर बातचीत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन नया रौला, ये रौले इसके जो है ना, ये एक पैनिक सा आपको नज़र आ रहा है। पैनिक सा क्यों नज़र आ रहा है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ सामने आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली, और वो इस तरह से सामने आई हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं 13 स्लाइड को हम दोबारा दिखा दें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में हमने कल और परसों 2 दिन डिटेल बात कर चुके हैं कि ये जो है ये अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि एक मुतबादिल CPEC के मुतबादिल लेकर आए, और इसीलिए उन्होंने IMEC का जो ऐलान किया तो उन्होंने उसमें बता दिया कि ये जो है ये इस तरह से होगा और ऐसे होगा। उसके साथ ही एक और मामला हुआ, यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि पैनिक बटन दबाए, कहीं दबाए पैनिक बटन, उसके साथ ही एक और कॉरिडोर का भी ऐलान हो गया। ठीक है, और वो भी एग्जैक्ट इंडिया में ही हुआ G20 के दौरान, और वो 14 स्लाइड है, और वो ये है कि जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपीय यूनियन, क्योंकि वहां EU भी मौजूद था, अंगोला, ज़ैम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कमिटमेंट टू फर्दर डेवलप द लोबितो कॉरिडोर and the US-EU launch of a greenfield rail line feasibility study। दूसरा ये ऐलान हुआ, यानी एक तो वो कॉरिडोर हो गया और दूसरा जो है वो लोबितो कॉरिडोर ये हो गया। अच्छा, अब जो लोबितो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर इस तरह से है कि जो आप ये समझें कि ये लोबितो की बंदरगाह है। ठीक है, यानी जो 2 मुल्क हैं, ज़ैम्बिया और उसके साथ जो है वो कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो और ज़ैम्बिया, यहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट है, तो इसको अंगोला की वो लोबितो की जो कॉरिडोर है वहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो अमेरिका ने अनाउंस कर दिया व्हाइट हाउस में कि ये जो है ये यहाँ से ये आपको नजर आएगा ज़ैम्बिया, ये जो कॉरिडोर का हिस्सा है ना, ज़ैम्बिया, DRC जिसको कॉन्गो कहते हैं, ठीक है ना, DRC और फिर अंगोला, ये लोबितो आ गई, ये अटलांटिक पे खुल रहा है। अच्छा, वो तंजानिया वाली साइड, वो उस रेल रूट को छोड़ दें उसे। अच्छा, इसके ऊपर अनाउंसमेंट हो गई। अब मसला जो है वो ये है कि 17वीं स्लाइड, ठीक है, ये जो है इसको ये ऑलरेडी चाइना इसको बना चुका है। अच्छा जी, चाइना लिंक ग्रुप विद रन
अंगोलन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी मैं आपसे ये बात, ये चाइना का साउथ, ये ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट, चाइना की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इस पे है, उसी के ऊपर उन्होंने अमेरिकन ने कह दिया हम अनाउंसमेंट करने। अच्छा, ये बात जो है, यानी मैं इसलिए ये रेफरेंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद 18 स्लाइड, इसको चाइना ल्यूजोफोन ब्रीफ को देख लें कि मोतो एंजल, ये मोतो एंजल टू इन्वेस्ट 450 मिलियन इन कंसेशन फॉर लोबितो कॉरिडोर इन अंगोला, ये साल से है, ठीक है। और ये फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि ये लोबितो कॉरिडोर अंगोला का चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ठीक है। ये ट्रेनें चल रही हैं, ऑलरेडी ट्रेन चल रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर और थोड़ी सी मैं बात आपको बताऊं कि ये 19 स्लाइड के अफ्रीका चाइना रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, अंगोला चाइना बिल्ट रेल लिंक एंड द स्क्रैम्बल टू एक्सेस द रीजनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये 19 स्लाइड हो गई। फिर 2019 को मैं कोट कर रहा हूँ, और ये मैं कोट कर रहा हूँ कि ग्लोबल टाइम्स, ठीक है, 2019 का, चाइनीज बिल्ट बेंगोएला रेलवे हैंडेड ओवर टू अंगोला। अच्छा, इसमें आप ऊपर देखे नहीं लोबितो स्टेशन, ये इसमें ये ग्लोबल टाइम्स, ठीक है। अब इशू ये है कि फिर आप चले जाएं उसी पे, व्हाइट हाउस के एलामिया पे जो 9 तारीख को जारी हुआ। मुझे ये बता दे कोई कि ये लोबितो कॉरिडोर तो चाइना बना चुका है, तो ये लोबितो कॉरिडोर, और अच्छा आपको पता है ये लोबितो कॉरिडोर जो है ये ढूंढा किसने था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोबितो कॉरिडोर जो है ये तलाश करने का सहरा और इसकी फिजिबिलिटी बनाने का जो सहरा है वो किसके सर पे जाता है? ये आप अफ्रीकन इंटेलिजेंस देखें अगर तो 16 स्लाइड कि चाइना, ये बड़ी मजेदार है, लोगों को थोड़ा सा उनका ज़हन भी आ जाए। लोबितो कॉरिडोर आइडिया किसका था? चाइना की जो कंपनी है CNMC और प्राइवेट सिक्योरिटी मैग्नेट एरिक प्रिंस, इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, अच्छा, कि कॉन्गो ज़ैम्बिया कॉपर बेल्ट को अंगोला की पोर्ट तक लेके जाना है लोबितो को एक कॉरिडोर के जरिए, ठीक है। ये एरिक प्रिंस कौन है, आपको याद आया कुछ? नहीं रोक। ये वो हैं जो कि जिन्होंने एक छोटी सी तंजीम कायम की थी जिसका नाम था ब्लैक वाटर। एरिक प्रिंस जो हैं वो चाइना के साथ काम करते हैं, यानी कि ब्लैक वाटर। जी 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 जी, वो चाइना के साथ सैंक्शंस वगैरह लगी, उन्होंने दूसरे कंपनियों को ठेके दे दिए, ये चाइना के साथ चले गए। अच्छा, अब इस वक्त ये डिनाई करते हैं, लेकिन हाँ। चाइना, और ये मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये फ्रंटियर, ये 21वीं सदी, अभी 13 जून 2023, ये फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप ने डिनाई किया अमेरिकन एलिगेशन को, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एरिक प्रिंस कहाँ है इस वक्त। वो फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप ने डिनाई किया कि वो जो हैं वो ट्रेन कर रहे हैं द सिक्योरिटी एविएशन कंपनी प्रीवियसली रन बाय ब्लैक वाटर, उन पे पाबंदी लगा दी अमेरिका ने, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई हम नहीं, वो एरिक प्रिंस, अच्छा वो एरिक प्रिंस जो है वो एक्सपोर्ट, उसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये जून में डाल दिया उनकी लिस्ट पे। अच्छा, अब एरिक प्रिंस किधर हैं, क्या करते हैं? अच्छा, इल्जाम फिर उसके बाद ये 12 जून को राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, फ्लाइट ट्रेनिंग फॉर चाइनीज मिलिट्री पायलट्स टारगेटिंग लेटेस्ट US एक्सपोर्ट क्रैकडाउन, ठीक है। और ये जो है ये, अब सवाल ये है कि उसमें ब्लैक वाटर, फिर ब्लैक वाटर, ये आपको लिखा हुआ इसमें नजर आएगा ऊपर, ठीक है ना। ये फ्रंटियर सर्विसेज प्रीवियसली जो है ये रन बाय एरिक प्रिंस, और ये फाइनेंशियल टाइम्स, ये चंद साल पहले का, ठीक है। ये 23वीं स्लाइड, ब्लैक वाटर फाउंडर एरिक प्रिंस आइज अपॉर्चुनिटीज विद चाइना। अच्छा, अब ये एक पुरस्कारियत है कि ब्लैक वो हैं नहीं है साथ, तो ये तो पहली बात तो ये होगी। अब आप एक दफ़ा मैं ज़रा दोबारा इसको ये फिर 14वीं स्लाइड को ज़रा दोबारा देख लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे ये सारे रेफरेंसेस देने के बाद। 14 स्लाइड, व्हाइट हाउस, एंगोला ज़ैम्बिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कमिटमेंट टू फर्दर डेवलप द लोबितो कॉरिडोर। अच्छा, ये ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि बेटर, ये भी इंडिया में हुआ, मोर इफेक्टिव वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के लिए। अच्छा जी, ठीक है, ये भी हो गया। और साथ ही उसके जो है तो ये अब चला गया मामला वहाँ पे, यानी ये मामला चला गया आगे उसकी तरफ, ब्राज़ील की तरफ चला गया।
मेज़बानी बहुत अच्छी हुई, लेकिन G20, लेकिन ये चूंकि मेड इन इंडिया, अब इस दौरान जो पैनिक में ना एक चीज़ मिस हुई है। मेरा ख्याल ये था कि जो प्रॉपर इंडियन चीज़, प्रॉपर इंडियन, वो हाईलाइट नहीं हुई, उसको हाईलाइट करना चाहिए था। और वो कि ये जो साउथ पोल पे लैंडिंग हुई है, साउथ पोल पे जो लैंडिंग हुई है, ठीक है, उनके स्पेस क्राफ्ट की, ये कोई मामूली वाकया नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल ये प्रॉपर एक चीज़ थी जिसको शायद हाईलाइट होना चाहिए था सबसे ज़्यादा इस वक्त। लेकिन वो ब्रिक्स में और इधर और उधर और ये कॉरिडोर बनेगा, फलां बनेगा, वो प्रॉपर एक जिसमें बरसा बरस लगे। इंडिया का प्रॉपर टैलेंट यही है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स में, बाकी जगहों बहुत आगे हैं, लेकिन वो फिर उनको वहाँ से उठा के ले जाते हैं और वो उठा के, यानी ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके, अभी बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन बहुत बहुत उनकी जो यूथ है वो इसमें बहुत काम कर रही है सर। अच्छा, तो लेकिन इशू ये सर, तो ये यूथ भी और उनके जो पुराने साइंटिस्ट जो स्पेस का प्रोग्राम, इसको उन्होंने पता नहीं क्यों साइड पे फेंका मोदी साहब ने, और ये ब्रिक्स प्लस और इधर चाइना का मैप और ये स्ट्रेटेजी। अब जनाब उनके जाने के बाद एक नया रौला खड़ा है, और नया रौला ये खड़ा है कि जनाब ये 4100 करोड़ रुपए का खर्चा कैसे हुआ। अच्छा, ये जो है ये, अच्छा, इसी दौरान व्हाइट हाउस ने एक और कमिटमेंट भी कर दी, ये 2 दिनों के अंदर हुई है, कि उन्होंने वियतनाम के साथ भी 12वीं स्लाइड, वियतनाम के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। इतना तेज होता नहीं है, इतनी तेज मामला होते हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो तेजी में चीजें हो रही हैं सारी, तो ठीक है, क्योंकि चाइना आगे व्हाट नेक्स्ट इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है अमेरिका में, वो ठीक है। अच्छा, अब मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ वो ये है कि खर्चा कितना हुआ। फिर दोबारा ये चूंकि रेफरेंसेस इंडियन मीडिया के ही हैं तो वही ज़्यादा मुनासिब है देना। इंडियन एक्सप्रेस ओवर 10वीं स्लाइड, ओवर 4100 करोड़ स्पेंट ऑन दिल्ली फॉर G20 वेयर एंड बाय होम। अच्छा, और फिर उसके बाद वहाँ पर ये बहस छिड़ गई है कि जी आज तक जितनी G20 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स वहाँ पे IBT बता रहा है कि 6ठी स्लाइड कि जी 4100 करोड़, इंडिया स्पेंड 7 गुना ज़्यादा देन जर्मनी टू होस्ट G20 कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, पूरा उन्होंने इसमें बताया हुआ है। ये सारे इंडियन मीडिया है, ये मैं कोई ये पाकिस्तानी मीडिया कोट नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा, और पाकिस्तान तो फिर इंडियन मीडिया ही कोट है कि भाई जर्मन्स ने कितना किया, पूरा इन्होंने फिर एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद नेशनल हेरल्ड वहाँ का बता रहा है कि प्राइस ऑफ प्रेस्टीज इंडिया G20 स्पेंड कंपेयर टू पास्ट होस्ट। अच्छा, ये 7th स्लाइड, अब आप इसको पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चंद मिलियन के अंदर जो है वो ये देखें आप जरा, बिलो आर द कॉस्ट G20 मेंबर्स। 2000 पिछले साल क्या हुआ, G20 समिट जो बाली में हुई, तो इसका टोटल जो है वो भारतीय 364 करोड़ रुपया था खर्चा, ठीक है, यानी इंडोनेशियन रुपया उनका जो है वो ये हो गया। उससे पहले 2019 में जब हुई, जाहिर बीच में कोविड आ गया था, तो उससे पहले जब जापान में हुई तो ये जो है 2660 करोड़ के बराबर हुआ, ठीक है। अच्छा, और उससे पहले जाहिर है कि ये ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में हुई थी, तो वहां पर 931 करोड़ का खर्च हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद उससे पहले 2017 में जब हुआ था तो वहां पर 642 करोड़ का हुआ था, यानी इंडियन रुपीस को उनकी यूरोज और कन्वर्ट करके। चाइना में हुआ था तो वहां पर जो है वो 1.9 लाख करोड़ हुआ था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ था तो उसमें 2653 करोड़ हुआ था, इंक्लूडिंग होस्टिंग एंड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। तो ये उन्होंने पूरा उसका बताया, और साथ ही वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो 410 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है इस पे। रिपब्लिक टीवी का जो उनका बड़ा एक मीडिया ग्रुप है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि हियर इज द 9th स्लाइड है, हियर इज द अ क्लोजर लुक एट द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द मेगा इवेंट। अच्छा, तो मुझे, अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस ओवर 4100 करोड़ बाय होम क्यों किया है, कैसे किया है, वहाँ एक रौला पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं किया, वो कह रहे हैं जी किया है। वो कहाँ गया, पैसे तो कम अप्रूव हुए थे, वो तो उन्होंने कहा था कि सस्ते में काम हो जाएगा, ये तस्वीरें क्यों लगा दी मोदी साहब की, एक रौला पड़ा हुआ है।
और वो तरदीदें हो रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया मामला। दूसरा मामला, ये मैं ज़रा इसको G20 को निपटा के फिर एक और बड़ा इवेंट है उसकी तरफ आ जाते हैं। ये मैंने कहा था ये हवाई है, ख्यालात, तसव्वुरात है। अब जनाब प्रेसिडेंट उर्दगन जो हैं वो G20 का टर्की मेंबर है, और हमारे अभी हम मराकश में जो तबाही आई है उस पे हम सब अफसरदा है पूरी दुनिया। तो लीबिया में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इंसानी जानें चली गई हैं, बहुत लोग मिसिंग हैं वहाँ पे, शदीद किस्म का तूफ़ान और बारिशें और सैलाब आए हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात सिर्फ ये कहूँ कि जब रजब तैयब उर्दगन जो हैं वो इंडिया में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल दुरुस्त हैं और अच्छे हैं और होने चाहिए। देखें, इनके ताल्लुकात अच्छे होने ही चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है वो डेली सबा जब तैयब उर्दगन वापस आ रहे थे तो जहाज़ में जो उन्होंने बात की, उन्होंने 25वीं स्लाइड, उन्होंने जहाज़ में जो बात की, मैं ये बात मुनासिब इसलिए होती है कि आप उन्हीं के मीडिया कोट करें। जब फ्लाइट में वापस आ रहे थे तो उन्होंने आउटलाइन बात की कि आईमैक के बारे में उन्होंने कहा कि जो है ये हमारी बातचीत चल रही है इस वक्त गल्फ कंट्रीज के साथ। आखिरी 2 लाइनों पे चले जाएं, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल पाथ फॉर द ईस्ट टू द वेस्ट मस्ट गो थ्रू टर्की। इन दिस सेंस वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द स्टेप्स दैट गल्फ हैज टेकन विद अस। वो कह रहे हैं यूएई से हमारी बात हो चुकी है, सऊदी अरेबिया से, और वो किस तरह से होगा कि वो इराक, कतर, अबू धाबी और तुर्की के जरिए एक रास्ता बनेगा जो मशरिक को मगरिब से कनेक्ट होगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गई बात। अच्छा, उसके बाद मेहर न्यूज, ये इसको हम कोट कर देते हैं 29 ईरान से, कॉरिडोर 29 कॉरिडोर लिंकिंग टर्की सऊदी अरेबिया यूएई टू बी लॉन्च्ड। ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की। और वो उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारी पहली बात हो चुकी है, हमने 60 दिन में इस पर डिस्कशन करनी और फाइनलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि टर्की और यूनान के ताल्लुकात, तुर्की और यूनान के दरमियान बड़ी कशीदगी रही है, मेडिटेरियन के हवाले से, जजायर के हवाले से, साइप्रस का इशू। तो इसी को ग्रीस के जो 27वीं स्लाइड है वो कहते हैं कि उर्दुगान अपोजेस स्ट्रेट कॉरिडोर बाईपासिंग टर्की। अच्छा, फिर उसके इराक से 28वीं लार्ज कॉरिडोर वो बता रहे हैं कि लिंक इराक को कर रहा है टर्की, सऊदी अरेबिया और यूएई टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, तो मतलब है कि एक मुतबादिल बहुत सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं, और टर्की ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है सऊदी अरेबिया से, और हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है इन सारे मुल्कों के साथ कि ये ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब। तो दूसरी तो चीज इधर हो गई। अब मुझे ये बताए कोई सिर्फ कि ये क्या है। ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आगे मजीद डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ एक लम्हा लूंगा। ये 26वीं स्लाइड, हिंदुस्तान टाइम्स, टर्की बैक टू इंडिया हिट। ये जरा दिखाएंगे प्लीज दिखाइए। वो कह रहे हैं दोबारा नफरत, यानी यहां से जाते जाते वापस वो बात तैयब उर्दगन कह रहे हैं कि कॉरिडोर की हम बात कर चुके हैं, बैक टू इंडिया। जी, हाँ, ये आज की तो बात ये सारी कि ये चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके मजीद बात करेंगे दीगर मौज़ूआत पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की सियासत में मजमूई तौर पर जो कुछ हो रहा है वो खित्ते के हालात जो हैं वो उसका फैसला करेंगे। अफगानिस्तान 9/11 हुआ तो उसके बाद मुशर्रफ साहब कंटिन्यू किया ना जी, उसके बाद आप देखें और जो भी कुछ हुआ उससे पहले अफगानिस्तान के इश्यूज, उससे पहले पाकिस्तान दोबारा ये जो एक सर जंग है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इंडिया तो खैर हॉट वॉर में चला गया है, लेकिन कोई भी दूसरा मुल्क इस वक्त, अमेरिका भी हॉट वॉर में नहीं जा रहा, यानी बाकायदा जंग जिसे कहते हैं। और इंडिया को फिर वही बात कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। उसको ये देखना है कि उसके मशरिक में कौन से क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनको देखना है। म्यांमार में क्या इश्यूज हैं, बाकी का इशू चल रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, मजीद वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखना है। नेपाल में क्या हो रहा है वो देखना है, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है वो देखना है।
ये सारी रियासतों में ऊपर क्या होने जा रहा है ये देखना है। एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया दलाई लामा का, इस पर दलाई लामा कुछ हो जाए तो आपका ख्याल से कि अमेरिका आएगा दरमियान में कि दलाई लामा को किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, वो ख़त्म हो गए प्रोजेक्ट सारे। सेंट्रल एशिया तक रसाई का था, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन यह है कि उसमें जो बात ठीक है वो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, ठीक बात क्या थी? ठीक बात ये थी कि ये बहुत ज़बरदस्त जो मून के पे जो साउथ पोल पे लैंडिंग है, जहाँ पे पानी नजर आसार मिले, वो उसको वो कहीं गायब हो गया इस पूरे खेल कहानी में, क्योंकि उसमें कहीं मोदी सरकार शायद नहीं आ रहे थे, उसमें भारत आ रहा था कंप्लीट, या इंडिया आ रहा था, जो भी उसको जिस नाम से भी पुकारा। हालांकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी नहीं, वो उसमें ब्रिक्स प्लस हमने यूं कर दिया, यूं कर, अच्छा जो इतना बड़ा बोर्ड बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, तो ये मामला जो है। अच्छा, मैं सिर्फ इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं ज़रा इसको और इसको इस बात को वो कर दूं, हुर्रियत को ज़रा कोट करें। हुर्रियत क्या कह रहा है टर्की का? वो ये कह रहा है कि अर्दगन जो है, तैयब अर्दगन, रजब तैयब अर्दगन, ये उसी बात को मैं दोबारा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई डील कॉरिडोर नहीं हो सकता विदाउट टर्किया, और टर्की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन और ट्रेड, ये तो हो गई बात सारी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि डिस्कशंस उनके हो चुके हैं। ठीक है, ये अगर हम इसको दिखा सकें अपनी स्क्रीन पे, वो कह रहे हैं कि डिस्कशंस हमारे हो चुके हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ, डिस्कशंस हो चुके हैं। ठीक है, और ये कॉरिडोर जो है, ये कॉरिडोर जो है, उन्होंने ये भी रिवील किया कि कॉरिडोर पे बात हो चुकी है, और समिट के दौरान जो है वो उसके दौरान हमारी बातचीत अलग से हुई है। अब क्या इस बातचीत को जो वहां पर हुई, तो क्या उससे इल्म थे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी? इसको दोबारा रखिएगा प्लीज जरा, इस स्लाइड को। वो ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो है ये, और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कह रहे हैं कि ये इराक, कतर, यूएई और तुर्की से गुजरेगा, और हमने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से बात हो चुकी है, और ये मामला 2 महीने, उधर वो 2 महीने, तो इधर भी 2 महीने। अब मुझे बताएं कि ये तो एक अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं कि कोई डील होनी, अच्छा ये होगी बात, ठीक है, तो ये अब G20 चला गया ब्राजील, अब देखना ये है कि आगे क्या मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो इवेंट है, जिसको मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, एक अजीब से रुख पे जा रही है पूरी कहानी, और वो जो कहानी है वो ये है कि जो किम जोंग यून है, वो जनाब पहुंच गए हैं रशिया। ठीक है, और 20 घंटे की उन्होंने जो है वो ट्रेन, ठीक है, सफर किया, जी ट्रेन का सफ़र किया है। ठीक है, उनकी ट्रेन जो है वो, कल भी हमने बात की थी, ख़ास किस्म की ग्रीन कलर की उनकी ट्रेन है, उसमें जो है वो कोई 90 बोगी हैं शायद, और उसमें सारे हिफाजती इक़दाम हैं। उसमें अगर हम मैप पे देखें तो वो पूरा जो एक रास्ता है तो व्लादिवोस्तोक तक में वो ट्रेन जो है वो सफ़र कर रही है, आगे जा रही है, और दरमियान में जो है वो यहाँ पे ईस्ट एशिया की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस चल रही है। 20 घंटे उन्होंने लगाए हैं उसमें, लेकिन ये जो इनकी मीटिंग होनी है दोनों की, पुतिन और ये ट्रेन को फॉलो कर रहा है, चूँकि मीडिया ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो जो चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ये ऊपर कहीं शहर से बाहर किसी जगह पे मीटिंग हो रही है शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट पुतिन की सर। और वहाँ पर जो इस फोरम में जो चीफ गेस्ट हैं वो चीफ, अच्छा ये ट्रेन में सफ़र करते हैं, और टोटल ये मेरा ख्याल है जब से इक़्तिदार में आए हैं तो ये कोई 7-8 दफ़ा मुल्क से बाहर गए हैं, और वो भी उस वक्त गए हैं ट्रेन में जब इनको ट्रम्प दौर के अंदर ज़्यादा इनको टॉक्स वगैरह चल रही थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाओस जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, लाओस, और वो साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है, उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं खातून सर, उनको वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया गया है उस पूरी तकरीब का, और उस पूरी तकरीब का चीफ गेस्ट बनाया गया है। और लाओस के प्रेसिडेंट जो हैं वो दौरा करेंगे अगले महीने रशिया का, और ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा भी कहने जा रहा हूँ कि पूरी कोशिश है इस वक्त अमेरिका की कि ये जो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन का, जो कि अपनी जगह रुक गया है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसको किसी तरह से
ख़त्म करें, ये ख़त्म करें, क्योंकि मज़ीद असलहा देने के लिए, मज़ीद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं है। तो चाइना का फार्मूला ही इसमें कि जी वो चलेगा कि भाई जो जहाँ है जैसा है उसको रशिया भी तस्लीम करेगा, यूक्रेन भी करेगा, बिल्कुल आगे। और साथ ही ये कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स भी बढ़ी हैं। अमेरिका जो है वो ईरान के अपने 6 अरब डॉलर जो फ्रीज हुए थे, जो साउथ कोरिया में थे, तो साउथ कोरिया से वो कतर और कतर से वो वापस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके कैदी यहाँ पे मौजूद थे अमेरिकन, तो वो उनको रिहा किया जा रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं सारी। तो बात सारी ये है कि ये इनमें से हर इवेंट बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहा है। हर मुल्क का कहना ये है, हर मुल्क का, कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने निज़ाम को, अपने करप्ट अनासर को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, मईशत उस वक्त ठीक नहीं होगी जब तक करप्शन होगी। तो मुझे पता है ना, किसी कंपनी को ठेका देते हैं, वो पैसा खा के लोग भाग जाते हैं। तो ये आप जो है ये पूरे सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू फिरेगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट आएगी। चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना का आप समझ लें हमारे साथ एक दोस्ती या आप कह लें उनका प्रोजेक्ट है ना सीपैक, आप, लेकिन चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, उनका फ्लैगशिप है, तो इस समझ लें कि उनके साथ हमारा जो भी निकाह वगैरह हुआ है इस मामले पे, उसमें वो पढ़ाया अरबी में गया है। सर बहुत शुक्रिया। सऊदी अरेबिया की, यूएई की इन्वेस्टमेंट है, और उधर चाइना, तो ये है कि इसमें दरमियान में मतलब हम ठीक है, और अमेरिका के साथ भी ठीक है हम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।